नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़े। तो देखिए, चाहे तो आपका सीटेट पेपर 1 है या फिर सीटेट का पेपर 2 है। सीटेट सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए है दोस्तों। हम यहाँ पे आपको रियल पीवाईक्यू करा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछा गया है। और आज हम इस वीडियो में दोस्तों 21वां पेपर सॉल्व करेंगे। अब तक हम 20 पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। हमारा जो लक्ष्य है 32 पेपर सॉल्व करने का। टोटल हम 32 पेपर सॉल्व करेंगे और चारों विकल्पों को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या है, आपकी तैयारी जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे हैं तो कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर आपके करा दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए। प्ले लिस्ट मैंने आपको लिए बना दी है। प्ले लिस्ट से आप एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए देखिए, आज का आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई शैशव काल की अवधि है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किए हैं, जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर का वही मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो जन्म से 1 वर्ष तक या फिर जन्म से 3 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक या फिर 2 से 3 वर्ष तक आपको सही जवाब देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा ये आप समझिए। देखो, जन्म से 1 वर्ष तक की अवधि होती नहीं है, क्योंकि जन्म से 1 वर्ष कह सकते हो बहुत संकीर्ण, तो आपका ये समय होगा नहीं। ठीक है, जन्म से 3 वर्ष का मतलब है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की फिर बात हो जाएगी। तो और 2 से 3 वर्ष ये शैशव तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। इस काल में शारीरिक जो वृद्धि होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जीन प्याजे से संबंधित है। यहाँ से पेपर में 100% 2 से 3% आपके अवश्य फंसेंगे। तो देखो, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा, यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें आप भरोगे 4 ऑप्शन को देखकर। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो देखो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट थोड़े से नीचे करता हूँ, अब देखो समझना। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, अब अच्छे से आप समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष। अब आपको स्टेज पहचाननी है। देखो, प्याजे ने कितनी स्टेज बताई हैं टोटल? आपको 4 स्टेज ध्यान रखनी है। चारों स्टेज आज आपके सामने हैं। तो पहली क्या है? देखो, पहली जो है वो है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गतिक अवस्था जो दे रखी है ये है। इसका जो समय होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 0 से 2 वर्ष लिख लो। इसके बाद देखिए, अगली जो है आपकी वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये वाली दूसरे नंबर पे है, ये वाली पहले नंबर पे है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी जो एज होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। तो ये 7 से 11 वर्ष हो गई। इसके बाद है औपचारिक। तो जो औपचारिक अवस्था होती है ये होती है 11+, 11 से ऊपर की, या किसी किसी बुक में आपको 12+ देखने को मिलेगी। कुल मिला के 11+ आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जैसा कि देखिए, ये चारों स्टेजें लिख दी हैं। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका ये भी बेहतरीन है और क्वेश्चन ये भी PYQ है, पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो, विकास जो होता है विकास से की ओर होता है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, बी ऑप्शन है जटिल से कठिन, सी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य और डी ऑप्शन है साधारण से आसान। तो सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखो, जो विकास होता है, देखो यहाँ पे विकास होता है सामान्य से विशिष्ट। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट। कारण समझो। देखो, विकास का सिद्धांत है कि बच्चा कि जो बच्चा होता है ना, पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है। पहले जो बच्चा है सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट कौशल सीखता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण क्या है? पहले देखो, पहले क्या करेगा? पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाएगा
पहले बच्चा क्या करेगा, पूरा हाथ हिलाएगा और उसके बाद वो उंगलियों से पकड़ेगा। तो ये सामान्य से क्या है, ये विशिष्ट की ओर पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और भी अच्छा है, पहले वाले से भी अच्छा है, तो इसको आप समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो यह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। प्रगति क्रम को क्या है, सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। इस संख्या काट देना, सुगम बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इसका प्यारा सा क्या है, जवाब है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, सीधे सीधे समझो, ये वायगो तस्कीक से संबंधित है। तो क्या ये समीपस्थ विकास है या फिर सहभागी अधिगम है या फिर सहयोग देना है या फिर सहयोगात्मक अधिगम है। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझो। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है सहयोग देना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सहयोग देना, ये पहला वाला नहीं होगा, इसमें ZPD नहीं होगा, ये समीपस्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, क्या अनुकूलन है, अनुकूलन कहलाएगी, या फिर समायोजन है, या फिर आत्मसात्करण है, या फिर अहम केंद्रित है। तो सही आपको जवाब देना है। तो देखो समायोजन क्या है, सबसे पहले आप इस समायोजन को समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसको समायोजन शब्द जो है इसको समझा रहा हूँ पहले। ठीक, यहाँ पे समायोजन को समझिए। देखो समायोजन क्या होता है, देखो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान का जो स्कीमा होता है, जो अवधारणा होती है, उसमें बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। अर्थात दूसरे अर्थ में समझो, जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है, ठीक है, कोई स्कीमा बन जाता है, तो उसमें बदलाव के लिए अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर स्कीमा में क्या है, समायोजन करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर हमारी स्कीमा में क्या है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका सही जवाब जो है समायोजन है। ठीक है, अहम केंद्रित जो होती है वो सोचने की विशेषता होती है, सोचने की विशेषता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको एक बार समझिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित कॉमा सामाजिकृत, अहम केंद्रित कॉमा सामाजिकृत। देखो यहाँ पे जो बजाय यहाँ पे लिखा है ना, तो इसके बाद में यहाँ पे डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे भी रिक्त स्थान है। ठीक, यहाँ पे रिक्त स्थान है और इसके बीच में ये यहाँ पे रिक्त स्थान है। तो बी ऑप्शन है सामाजिकृत कॉमा अहम केंद्रित, सी ऑप्शन है जीववादी कॉमा सामाजिकृत, और डी ऑप्शन है परिपक्व कॉमा अपरिपक्व। तो सही आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बाल्य अवस्था में जो भाषा है, भाषा कैसी है, बाल अवस्था में जो भाषा है, भाषा कैसी है, देखिए ये इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। भाषा कैसी है, सामाजिकृत। ठीक है, बी ऑप्शन को देखो, सामाजिकृत कॉमा अहम केंद्रित। ठीक है, अब मैं इन दोनों बातों को आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है, सामाजिकृत के बजाय क्या है, अहम केंद्रित होती है। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता और अपनी इच्छाओं को सामने दूसरे की इच्छाओं को भी क्या स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो
तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो क्या शामिल है समझिए। पहला ऑप्शन पढ़िएगा और ध्यान से इसका समझिएगा। इसको देखो, बच्चों के लिए हस्तपरिक गतिविधियाँ, तो देखो पहला ऑप्शन है जो पॉजिटिव है। कारण समझो, कारण किस कैसे पॉजिटिव है। देखो, सीखना जो है वो करके होता है, सीखना जो है वो करके होता है। जैसे करके कैसे, खेल हो गया, गतिविधि आधारित हो गया और अनुभव पर जोर हो गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों का एक कोने में बिठाना, तो बच्चों का एक कोने में बिठाना क्या है, ये दोस्तों सही नहीं है। ये तो कह सकते हो एक दमनकारी बात हो रही है, ये आपका सही नहीं है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तो आपका ये भी सही नहीं है। वे गतिविधियाँ जिनमें बच्चे खेल शामिल नहीं होते, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो खेल शामिल नहीं होते इसका मतलब क्या है, खेल का अभाव है। खेल का जब अभाव होगा तो ये बाल केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य होता है, मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। देखो, बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या होता है, बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, बालक की जो शिक्षा है वो उद्देश्य परक होनी चाहिए, और जो बालक है, बालक की योग्यता रुचि के अनुसार विषय वस्तु का आपको चयन करना है। जो रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण प्रदान करना है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण करना है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत हैं, इनको आप याद करिएगा। यहाँ से 1 नंबर तो पक्का है, फंसेगा ही फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है भाई, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि जो है वो उच्च स्तरीय थी। यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसके बाद आप जवाब दो। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया कार्य मधुर संगीत बजाते हुए कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि जो है वो उच्च स्तरीय थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय या फिर भाषाई। तो चारों ऑप्शन आपको बताने हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखो, मधुर संगीत बजाते हुए। ठीक है, तो मधुर संगीत बजाते हुए, इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा वो होगा संगीतमय। क्योंकि ये जो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहाँ पे संगीत समझना की बात हो या लय या फिर धुन की बात हो तो वहाँ पे क्या होगा, संगीत में बुद्धि होगी। जबकि अगर मैं इस स्थानिक की बात करूँ तो दोस्तों स्थानिक क्या है, स्थानिक चित्रकार है। ठीक है, चित्रकार है। अगर मैं शारीरिक गतिविधि की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, इसमें खेल आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें खेल आएगा। अगर मैं भाषाई की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, इसमें भाषा से संबंधित आएगा, जैसे कवि, लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है, नीतिपरक है। नीतिपरक का मतलब होता है नैतिकता से जुड़ा। तो ये नैतिकता से जुड़े वाली बात नहीं हो रही है। शिक्षाप्रद का मतलब है शिक्षा देने वाला, तो ये शिक्षा देने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है सही दृष्टिकोण वाला। अब सही दृष्टिकोण वाला मतलब यही गलत है, क्योंकि ये सही दृष्टिकोण नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट है लिंग जेंडर पक्षपाती, यानी लिंग पक्षपाती। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सी वाला। किस प्रकार से, इसका थोड़ा सा कारण समझो। देखो, यह जो धारणा है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि ये जेंडर वाइज है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षक को किसी भी लिंग के प्रति पूर्व धारणा नहीं रखनी है। मैंने आपसे क्या कहा,
एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षक को किसी भी लिंग के प्रति पूर्व धारणा जो है वो नहीं रखनी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाई समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब आपको चुनना है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुसार, दोस्तों बच्चे को व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलना, बच्चे को व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलना है, ये आपका गलत है। यानी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था जो है वो बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो यही ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, कारण समझो। देखो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत है कि बच्चों को नहीं बल्कि शिक्षा को, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बच्चे के अनुसार ढालना है। मेरी बात को समझे। इंक्लूसिव एजुकेशन का यह सिद्धांत है कि बच्चों को नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बच्चे के अनुसार ढालना है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब देखो परिवेश और परिवार ये अप्रासंगिक है, ये आपका सही नहीं है। बच्चे परिवेश ये भी गलत दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये भी प्यारा है। देखिए मेरे बताने से पहले ही आपका आंसर आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन हो चुकी है। चलिए देखो, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। जाहिर सी बात है, जो बच्चे होते हैं बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो एक शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, तालमेल बिठाने वाली होनी चाहिए। देखो तालमेल बिठाने वाली होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, सीमित भूमिका है। क्या है, सीमित भूमिका है, यह सही नहीं होगा। नेक्स्ट है संप्रेषक और व्याख्याता की, संप्रेषक और व्याख्याता की। तो देखो इसमें क्या है, परंपरागत ये भूमिका है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। निर्देशक की होनी चाहिए, तो निर्देशक का मतलब क्या है, नियंत्रक भूमिका, तो ये भी आपका सही नहीं है। ये क्या है, ये आपकी सुगम करता है। क्या है दोस्तों, सुगम करता है, ये बिल्कुल सही है। ये निर्माणवादी दृष्टिकोण है। सुगम करता क्या है, निर्माणवादी दृष्टिकोण है। देखो एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्गदर्शन करता है शिक्षक और सीखने को सुगम बनाता है। शिक्षक जो होता है वो मार्गदर्शन करता है और सीखने को क्या है, सुगम बनाता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अब देखो लास्ट में क्या है, नहीं है, तो आपको नहीं वाले को पहचानना है और तीनों ऑप्शन सही होंगे और एक जो होगा वो नहीं होगा। तो नहीं वाले को आपको पहचानना है कि भाई कौन सा नहीं है। देखो उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। अब जाहिर सी बात है, बच्चा कैसा है, बच्चा देखो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसके अंदर क्या होगा भैया, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं तो होंगी। नेक्स्ट है उच्च आत्म क्षमता, तो ये उच्च आत्म क्षमता भी बच्चे के अंदर होगी। नेक्स्ट है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, तो प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर देखिए यहाँ पे निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो नहीं होंगी। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टिपूर्ण समस्याओं का समाधान करना, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस ऑप्शन को अब समझो, नहीं है इसको समझो। ठीक है, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, कारण समझो, कारण क्या है। देखो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों में एक तो होती है उच्च स्तरीय सोच, आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक तो क्या होती है, उच्च स्तरीय सोच होती है बच्चे के अंदर। दूसरा हो देखिए उच्च आत्म क्षमता ये भी होती है। और आपका क्या है, जटिल समस्याओं का समाधान, जटिल समस्याओं का समाधान पाया जाता है किन बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में। तो ये आपका जो गलत था ये आपका सही होगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब आ गए आपके कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग से देखिए क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कोहल वर्ग के सिद्धांत, यहाँ पे सिद्धांत है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार,
कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। मैं आपको बता दूं, कोहलबर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं और एक स्तर के 2 चरण होते हैं, तो 3 स्तर के कितने चरण हो गए, 2 या 6, तो 6 चरण आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, और गिलगिन की जो आलोचना है वो उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए यहाँ पे समझो, अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, क्या अंतर्निहित संभावित दंड है, बिल्कुल सही ऑप्शन को आपको चुनना है। चारों ऑप्शन पहले पढ़ लो, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, और यहाँ पे सी ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल, और डी ऑप्शन है यहाँ पे पारिवारिक अपेक्षाएं। तो बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा ए ऑप्शन, अंतर्निहित संभावित दंड होगा। ठीक है, क्योंकि कोहल के सिद्धांत के परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक जो है वो नैतिक 3 सोपानों के अंतर्गत आता है, जैसे आत्म केंद्रित निर्णय हो गया, और दंड और आज्ञा पालन अभिमुख हो गया, और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुख हो गया। तो आपका यहाँ पे जो है पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा, समझने के बाद इसका जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन क्वेश्चन को नहीं करा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हिंट्स आपको दे दे रहा हूँ। देखो ये है अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, पहला ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है इस स्टेज में। ठीक है, पहला वाले के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अंतर्निहित और आंतरिक दंड जो है दंड एवं पुरस्कार से संबंधित है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि दंड से बचने और पुरस्कार पाने पर आधारित है ये। ठीक है, तो इसलिए ये आपका सही है। अब व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, तो ये आंशिक है, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं क्या है, आंशिक है, और व्यक्तिगत जो मूल होते हैं वो उच्च स्तर की बात हो रही है, और पारिवारिक जो अपेक्षाएं हैं ये जो है आपकी पारंपरिक स्तर की बात हो रही है। तो इस हिसाब से ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसका आपको क्या करना है, जवाब यहाँ पे देना है। चलिए क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं है। देखो शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, तो शिक्षिका को क्या चाहिए, क्या विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है दोस्तों। नेक्स्ट है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। तो देखो अगर वो निगमात्मक पद्धति की बात कर रही है तो केवल निगमात्मक जो पद्धति होती है दोस्तों वो सीमित होती है, सीमित। ठीक है, ये आपका इसलिए सही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कलन विधि यानी एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। ठीक है, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि जो कलन विधि होती है ये रटने पर जोर देती है। किस पर जोर देती है, रटने पर जोर देती है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। बाध करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, तो देखो केवल तथ्य देना क्या है, ये शिक्षक केंद्रित है, केवल तथ्य देना क्या है, ये शिक्षक केंद्रित है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। सही ऑप्शन पहला वाला ही है आपका, वो क्या है, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराना ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को विविध गतिविधियां, तरीके और संसाधन देने चाहिए, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। दोस्तों आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं टोटल आपको 32 पेपर सीडीपी के सॉल्व करा रहा हूँ और A to Z मैंने कंटेंट वाला जो जितना भी कंटेंट पूछा जाएगा आपका पेपर में वो सारा मैंने करा दिया है। तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा। देखो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं।
अब आप बताओ क्या ये ऑप्शन सही है? सभी विकास जो है वो एक ही क्रम का पालन करते हैं। आप कहोगे जी नहीं, ये सही नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, क्या ये ऑप्शन सही है? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है सभी विकास अधिगम एक समान गति से आम बढ़ते हैं, एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा होगा आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला आपका क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आपका गलत है, नेगेटिव है। ये वाला आपका क्या है, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव का आंसर तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि सभी विकास और अधिगम जो है वो एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, विकास की जो गति होती है वो व्यक्ति में, वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, ठीक है, सभी व्यक्तियों में क्या है, भिन्न होती है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है, और नेगेटिव होने के कारण क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आपका आंसर भी नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन करने का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो, आकलन जो है वो समाप्ति पर करना चाहिए, यहाँ पे पर होगा, ठीक है, समाप्ति कर करना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। देखो, आकलन जो है वो सत्र की समाप्ति कर करना चाहिए, तो समाप्ति कर यानी अंत की बात हो रही है, और केवल अंत में क्या है, ये सीमित है, केवल अंत में क्या है, ये सीमित है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। सी वाला देखो, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, तो केवल 2 बार हो रही है, तो ये अपर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। अब देखो, बाह्य एजेंसी के द्वारा आप करा रहे हो, तो इसका मतलब है शिक्षक की भूमिका जो है वो खत्म हो रही है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर सही क्या है, देखो सही बी वाला ऑप्शन है, आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, अंतर्निहित प्रक्रिया है। कारण समझो इसका, देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अनुसार आकलन जो है वो सतत और शिक्षण का अभिन्न अंग होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे हमारे भाई बंधु देख रहे हैं वो सभी तक वीडियो पहुंचेगी, और आराम से अच्छे नंबरों से इस बार सभी स्टूडेंट पास होंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत बिंदास है, और इसको मैंने थ्योरी में भी कराया है बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन किसी बच्चे का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अब देखो, यहाँ पे सृजनात्मकता की बात हो रही है, तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे वो है अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन है सामवेगिक चिंतन, और सी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, और डी ऑप्शन है अहमवादी चिंतन। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। तो आपको बताएं, देखिए अभिसारी, पहले आप अभिसारी को देखिए। जो अभिसारी चिंतन है ये उत्तर केंद्रित सोच है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अहमवादी चिंतन, ठीक है, तो ये प्याजे से संबंधित की विशेषता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक। अब देखो अपसारी, तो अपसारी चिंतन क्या होता है, ये रचनात्मकता से जुड़ा है। अपसारी चिंतन का मतलब है अगर एक कोई समस्या, एक बिंदु है, एक कोई समस्या आ गई, ठीक है, इस समस्या को आप विभिन्न तरीके से सॉल्व करेंगे, विभिन्न तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18वां क्वेश्चन आपका अच्छा है, और इसका जवाब आप अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। बायोगोत्स्की से संबंधित है, और बायोगोत्स्की से आपको 2 क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से बायोगोत्स्की जो हैं वो सहमत होते हैं? तो पहला ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ही ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। कारण क्या है, कारण समझो। देखो, बायोगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सहभागिता द्वारा अधिगम है, ठीक है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन है।
नेक्स्ट है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। अब देखो यहाँ पे हो रही है आकर्षण पुरस्कार की बात। जहाँ पे पुरस्कार आधारित हो तो ये व्यवहारवाद में चला जाएगा, व्यवहारवाद से संबंधित है, जैसे कि स्किनर का सिद्धांत। तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो पशुओं पर प्रयोग किया जाना, इसका मतलब क्या है, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, व्यवहारवादी क्या है, दृष्टिकोण है। तो ये आपका सही नहीं होगा। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब देखो दंड देना, नियंत्रण करना, ये पुरानी धारणा हो गई, तो ये भी आपका सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो सटीक और 100% जो सही जवाब है वो आपका क्या है, पहला वाला ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चे क्या हैं? क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तो और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझते हैं। अपने ही तर्कों, यहाँ पे तर्कों आएगा, ठीक है, अपने ही तर्कों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, ये शब्द आएगा। जो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है और आपका सही जवाब है, पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंतन में वयस्कों की ही भांति होती हैं, चिंतन में वयस्कों की ही भांति होती है, और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो वयस्कों जैसा चिंतन, देखो वयस्कों जैसा चिंतन, तो ये बात तो दोस्तों गलत है, ये आपका सही नहीं है। रीते बर्तन के समान होती हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। तो खाली बर्तन, ये व्यवहारवादी धारणा है। ठीक है, रीते बर्तन का मतलब क्या है, खाली बर्तन, और खाली बर्तन क्या है, ये दोस्तों व्यवहारवादी धारणा है, ये आपका सही नहीं है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में क्या है, प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है, निष्क्रिय जीव है, ये आपका गलत होगा। तो पहला वाला ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा, देखो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। कारण समझो, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, बच्चा जो है वो सक्रिय अधिगम करता होता है। बच्चा जो है क्या है, सक्रिय अधिगम करता होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब यहाँ पे चुनना है। तो ए ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे जो है वो त्रुटियां करते हैं। असावधानी के कारण क्या है, बच्चे जो है वो त्रुटियां करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अब असावधानी की बात करें तो ये आंशिक है, केवल असावधानी की बात हो रही है, तो ये क्या है, आंशिक है, ये आपका सही नहीं है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो। तो ये गलत बात है, ये गलत है, ये सही नहीं होगा। बच्चों की त्रुटियों शिक्षक के लिए महत्वहीन है, यानी बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों नकारात्मक दृष्टिकोण है, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका सही नहीं है। तो सही कौन सा है, सही आपका बी ऑप्शन है। देखिए बच्चों की जो त्रुटियां हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या है, अभिन्न प्रक्रिया का कह सकते हो एक अंग है। ठीक है, कारण समझो, देखो निर्माणवादी दृष्टिकोण में गलती को सीखने का अवसर माना जाता है, यानी निर्माणवादी दृष्टिकोण में गलती को क्या है, सीखने का अवसर माना जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उसका पालन ना करे उन्हें दंड दें। तो दंड यानी कठोर नियम और दंड क्या है,
ये दमनकारी, ये आपका गलत है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का क्या है, तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें और उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना पड़े। तो देखो, वंचित बच्चों का तिरस्कार करना क्या है, एक असंवैधानिक है। तो ये आपका तिरस्कार नेगेटिव है और कठोर परिश्रम यहाँ पे भी आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो केवल अंग्रेजी बोलने वालों को बढ़ावा, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। ये क्या है, ये भेदभाव वाला स्टेटमेंट हो गया, ये भी आपका सही नहीं होगा। देखो, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को क्या है, प्रोत्साहित करें। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। देखो, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझें और विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। कारण समझो। देखो, ये समावेशी और लोकतांत्रिक कक्षा का आधार है। तो ये आपका क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, सुरेश सामान्य रूप से, क्या कह रहा है यहाँ पे, सुरेश जो है वो सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में क्या है, अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में भिन्नता के कारण है। तो क्या कारण है, तो देखो, मूल्यों, पहला क्या है, मूल्यों। मूल्यों का मतलब नैतिक से है, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अभिक्षमता का मतलब क्षमता से है, इसका मतलब है नहीं। परावर्तकता का स्तर, परावर्तकता का स्तर, ये क्या है, ये व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। ये दोस्तों व्यक्तित्व से जुड़ा है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे बचा आपका अधिगम शैली। अब अधिगम शैली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ बच्चे जो होते हैं वो एकल, कुछ बच्चे जो होते हैं वो समूह में बेहतर सीखते हैं। यह है अधिगम शैली है। ये क्या है दोस्तों, ये अधिगम शैली है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सबसे अच्छा दोस्तों सी ऑप्शन जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, 24 नहीं, सॉरी 23। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। भारत में जो है वो भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तरों पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। यानी शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर क्या है, दंडित किया जाए। अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा यहीं से हो, जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लो, मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। मातृभाषा का आपको सम्मान करना है, ना कि दंडित करना है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा यहीं से हो और शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो ये भी क्या है, आपका गलत है, क्योंकि केवल एक भाषा वालों को प्रवेश, ये भेदभाव होगा, ये सीधा सीधा भेदभाव है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। इसको जरा देखेंगे, ये आपका पॉजिटिव है। पहले आप चौथा वाला ऑप्शन पे चलते हैं। देखो, को बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हुए अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो जो मातृभाषा की उपेक्षा करे तो सीधे सीधे ये नकारात्मक है, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला सही है, थर्ड वाला। यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण समझो, देखो NCERT के अनुसार क्या है, मातृभाषा सीखने का संसाधन है, बाधा नहीं। यानी जो मातृभाषा है बच्चे की, वो सीखने का संसाधन है, बाधा नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 मैंने बोल दिया 24। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन को पढ़ें और इसका सही से आप जवाब दीजिएगा। मुझसे पहले आपका जवाब आना चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो अच्छी है।
तो पहला ऑप्शन है देखिए हमारे आसपास का वातावरण। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारे आसपास का वातावरण, तो ये गलत है क्योंकि यह पोषण को क्या है दर्शाता है, ना कि प्रकृति को। यानी प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय, तो हमारे आसपास का वातावरण, ये आपका क्या है गलत है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है जैविक विशिष्टताएं और या वंशानुक्रम सूचनाएं। जो हमारे आसपास का जो वातावरण था, ये जो वातावरण है ये दोस्तों गलत है। गलत इसलिए है, देखो यह पोषण को दर्शाता है, ना कि प्रकृति को। अब जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं हैं, ठीक है, तो ये प्रकृति का अर्थ है जन्मजात गुण जो हमें माता पिता से मिलते हैं। इसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, तो देखो वृत्ति व्यवहार से जुड़ी होती है, ये सीधा नेचर की परिभाषा नहीं है, यानी प्रकृति की परिभाषा नहीं है। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, यानी भौतिक और संसार की क्या है सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, यही तो हो रहा है, यही बात हो रही है। तो यह पर्यावरणीय प्रभाव है पोषण से संबंधित, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। वीडियो को लाइक नहीं करा, आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब आपको देना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, क्या ये ऑप्शन सही है। तो देखिए यह गलत है। क्यों गलत है, यह आर्थिक पक्ष है, सामाजिकरण नहीं है। ये क्या है, आर्थिक पक्ष है, सामाजिकरण नहीं है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तो देखो सामाजिकरण केवल माता पिता परिवार के द्वारा किया जाता है, तो सामाजिकरण में दोस्तों कई माध्यमों से होता है, तो ये केवल माता पिता और परिवार की बात नहीं होती है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है वो बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों मूल्यों और विश्वासों को क्या है प्रभावित करता है। तो कुल मिला के ये ऑप्शन आपका क्या है पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। पॉजिटिव ऑप्शन है कि यही सामाजिकरण की क्या है वास्तविक भूमिका है। नेक्स्ट है बच्चे जो होते हैं वो संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से क्या है अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। बच्चे जो होते हैं बच्चे मीडिया से व्यवहार भाषा और सोच सीखते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आपको समझना है। इससे पहला वाला क्वेश्चन पॉजिटिव था ना, हाँ ये आपका पॉजिटिव था, और ये वाला जो आपका है 26वां क्वेश्चन है ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर जो है वो आपका नेगेटिव होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अब बताओ मुझे, क्या जो बच्चे होते हैं वो केवल कक्षा में सीखते हैं। आप कहोगे जी नहीं, बच्चे भाई केवल कक्षा में तो नहीं सीख सकते हैं, बच्चे भाई घर में भी तो सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों, इसका मतलब ये पियाजे का सिद्धांत है और ये सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। बच्चे जो है अनेक प्रकार से सीखते हैं। जैसे बच्चों के लिए मैं कहूँ तो बच्चा देखकर सीखता है, कर सीखता है, और बच्चा सुनकर भी सीखता है, तो ये आपका सही है। देखिए बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से क्या है प्रेरित होते हैं, तो ये सही है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अगर प्रेरित हैं तो ये उनकी आंतरिक प्रेरणा है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब नेगेटिव क्वेश्चन था और नेगेटिव का नेगेटिव जवाब होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। किस रणनीति को अपनाना है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन का आपको दोस्तों सही जवाब यहाँ पे देना है। देखो प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए, यहाँ पे अंक लाने के लिए होगा, ठीक है, अंक लाने के लिए
लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो देखो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि अंक हेतु प्रतिस्पर्धा की जब भी बड़ा बात होगी तो जहाँ पे भी कंपटीशन की बात होगी तो वहाँ पे तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा यानी आपका नेगेटिव हो जाएगा। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन हो गया, पुरस्कार हो गया, दंड का प्रयोग करना, ये सब क्या है, ये आपकी गलत बात है, क्योंकि ये वहाँ प्रेरणा पर आधारित है। ये प्रोत्साहन हो गया, पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, ये क्या है, वहाँ प्रेरणा पर आधारित है, ये आपका गलत है। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और अपने पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की रुचि के अनुसार लक्ष्य तय कर सहायता देना, ये क्या है, ये दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा है। ये क्या है, आपका बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। डी ऑप्शन देखो, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना, उनकी उपलब्धि के लिए आकलन के लिए कठोर मानदंड, तो ये भी आपका क्या है, गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच गए, और 28 में जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सामाजिकरण से है, और सामाजिकरण टॉपिक मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि सामाजिकरण 1 नंबर आपको देके जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख कारक की बात हो रही है, तो यह परिवार है, अनुमान सत्ता है, कंप्यूटर है, या फिर राजनीतिक दल है। देखो यहाँ पे कंप्यूटर सहायक हो सकता है। ये कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर दोस्तों सहायक हो सकता है। अगर मैं प्रमुख कहूँ तो प्रमुख नहीं होगा, अगर मैं कहूँ ये प्रमुख है तो प्रमुख तो नहीं होगा, ये आपका गलत है। राजनीतिक जो दल है वो सीमित प्रभाव है, ये भी आपका गलत है। अनुमान सत्ता की बात करें तो ये प्रकृति से जुड़ा है, तो ये भी आपका गलत है। बचा आपका एक परिवार। परिवार जो है दोस्तों वो पहला और सबसे प्रभावी सामाजिकरण एजेंट है। परिवार जो है वो पहला और सबसे प्रभावी सामाजिकरण क्या है, एजेंट है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे जो है वो शिक्षक का काम कम हो जाता है। क्या इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा दोस्तों नहीं है। शिक्षक का काम कम होता है, गलत है, ये उद्देश्य नहीं है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, तो ये भी क्या है, गलत है आपका। ये नकारात्मक प्रभाव है। ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक अधिगम दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सामाजिक अधिगम दिख रहा है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है, ये क्या है, गौण कारक है। ये क्या है, गौण कारक है। तो ये आपका थर्ड वाले से ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है ये सही है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा और स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में छपेगा और 1 नंबर आपको इस बार CTET में मिलेगा। ठीक है, CTET के पेपर में यही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि जो अधिगम अक्षमता बताई हैं पेपर में आज तक के रिकॉर्ड है, जो 4 ये सामने दे रखी है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो देखो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा इस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। अब यहाँ पे देखो डिसलेक्सिया में क्या है, लेख है, यहाँ पे आ रहा है लेख। अब मान लो कोई भी लेख होगा तो लेख को आप क्या करोगे, आप कहोगे सर लेख को तो हम पढ़ेंगे, तो बेटा वो यही तो कह रहा है पढ़ने और समझने, तो हो गया काम। क्या हो गया, डिसलेक्सिया, पहला वाला ऑप्शन इसका हो गया जवाब। आपने आंसर दे दिया, मैंने पूछा आप डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या है, लेख, आपने कहा लेख को तो भैया हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने की तो बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, डिसग्राफिया, यहाँ पे डिफासिया नहीं है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में आएगा ग्राफ, ग्राफ पे क्या करोगे, लिखोगे, तो ये लेखन से संबंधित है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में क्या है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है, गणित संबंधी है। ठीक है, बस इसी में से क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो आज की कैसी लगी दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।